सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 23 कविता का कमाल इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे, है ना। अपने पहले वाले भाग में इस पाठ में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा बच्चा है ना, जिसका नाम मदन है और वो अपनी माँ के साथ रहता है ना। उसकी माँ ने किस तरीके से उसे डांटा कि अब मैं तुम्हें ऐसे बिना काम के नहीं पाल सकती, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से डांट लगाई और उसे सुनाई आया कि राजा के दरबार में जो अच्छी कविता सुनाएगा, सबसे अच्छी कविता, है ना, उसे 100 सरफियाँ दी जाएगी। तो मदन उसी कविता को सुनाने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि राज दरबार में उसने कविता कैसे सुनाई। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, है ना। देखिए, अब राज दरबार में मदन पहुंच गया, है ना, और वहाँ पर कवियों का सम्मेलन जो है शुरू हो गया था। लोग जो है अपनी कविता सुना रहे थे, एक एक करके सारे कवि अपनी कविता सुना लिए। अब किसकी बारी आई? मदन की बारी आई। उसने भी कविता सुना दी। ठीक है, अब लोग उसकी कविता को सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, है ना। देखिए, किसी को ये विचित्र कविता जो है समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने राजा के सामने ऐसा दिखाया कि उन्होंने ये कविता समझ लिया, क्योंकि वे राजा के सामने अपने आप को मूर्ख दिखाना नहीं चाहते थे। ठीक है, उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। छत पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने पर सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धनुषा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था, है ना। देखिए, अब सारे लोग चले गए। फिर राजा जो है, राजा को भी आज नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि जो मदन की कविता थी उसको वो उस पहेली को वो सुलझा नहीं पा रहे थे, है ना। वो एक पहेली जैसा था, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था राजा को। तो वो छत पर अकेले खड़े होकर इस कविता को दोहरा रहे थे और इतने में कुछ चोर, है ना, आकर राज दरबार के खजाने पर क्या कर रहे थे? सेंध लगा रहे थे। और इसमें से एक जो चोर था वो कौन था? वही धनुषा था जिसे मदन ने राजमहल का रास्ता पूछा था। ठीक है, अब देखिए, ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे। खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। उसने अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनुषा ने उठकर एक आधा घूंट निगला, है ना। जैसे ही राजा साहब ऊंची आवाज में बोलने लगे, खुदुर खुदुर का खोदत है, तो जो चोर थे वो चौंक गए कि किसी ने हमें देख तो नहीं लिया, क्योंकि वो खोद रहे थे, है ना। तो किसी ने हमें देख तो नहीं लिया, ये सोचकर वो बिल्कुल डर गए, है ना। और वे जमीन को गीला करने के लिए, मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। उसको वो धनुषा क्या किया? एक आध घुट पीने लगा डर की वजह से, है ना। तभी राजा साहब ने बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं, समझकर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं
आ रहा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, काटो तो खून नहीं, ये मुहावरा है। अत्यधिक भयभीत होना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। चोर जो है सुरूर सुरूर का पीबा था, ये सुने वैसे ही इतना डर गए और वो क्या करने लगे, इधर उधर देखने लगे कि कोई उन्हें पकड़ने तो नहीं आ रहा है ना। अब राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। अब इतना सुनने के बाद क्या होता है देखिए, यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा ने फिर से आवाज़ लगाई, सरक सरक कहाँ भागत हो, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नुसा भाई धन्नुसा, है ना। ये देखिए, अब राजा ने तो पूरी कविता ही कह दी। जैसे ही राजा ने कहा कि ताक जाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। अब राजा की इस बात को सुनकर चोर जो है वो बिल्कुल डर गए और वो क्या सोचने लगे कि अब यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भलाई है ना। इतने में फिर से राजा ने क्या कहा, सरक सरक कहाँ भागत हो, है ना, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नुसा भाई धन्नुसा। अब इतना राजा ने कह दिया, है ना, पूरी कविता को कह दिया। धन्नुषा तो सांस नहीं, धन्नुषा वहीं रुक गई, सांस उसकी वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांगी जा सकती है ना। अब जैसे ही धन्नुषा भाई धन्नुषा कह दिया तो चोरों में से तो एक कौन था, धन्नुषा ही था। तो क्या सोचने लगा कि उसकी सांस ही रुक गई। वो सोचने लगा अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि राजा साहब ने मुझे पहचान लिया है, वो ये सोच रहा है ना। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया नहीं है, आपका खजाना सही सलामत है ना। और वो दौड़कर महाराज के पैरों पर गिर गया और कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, चोरी वाला काम नहीं करूँगा, है ना। मैंने आपके खजाने से कुछ लिया भी नहीं है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन कराई तो पता चला कि उसका खजाना लुटते लुटते बच गया, है ना। अब जैसे ही राजा साहब ने इन लोगों को अपने पैरों पर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, है ना, भाई ये अचानक कहाँ से आ गए ये सोचकर, और सिपाहियों को बुलाया और छानबीन कराई तो पता चला कि उनका खजाना जो है लूटते लूटते बच गया। अब मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब वह उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था, है ना। अब राजा जो है क्या करने लगा, जब उसका खजाना जो है सुरक्षित था तो उसने क्या कहा कि मदन को बुलाया जाए, क्योंकि ये जो विचित्र कविता थी, अद्भुत कविता थी, है ना, वो किसकी थी, मदन की थी। तो उसने जो खजाना था उसको लूटने से बचा लिया, इसलिए उसे सोने चांदी से मालामाल कर दिया राजा ने, शाबाशी भी दी, है ना। और खुश होकर वो कहाँ आ गया, मदन अपने गांव वापस लौट आया। अब उसके पास पर्याप्त धन था अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए, है ना, क्योंकि राजा ने उसे मालामाल कर दिया था। ठीक है, तो यह है हमारा पाठ कविता का कमाल। आप इस पाठ का एक पेज इमला लिखिए और मुझे सेंड कीजिए, ठीक है।